हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम टू होम एजुकेशन। ये मेरी पॉलिटिकल साइंस से 5वीं वीडियो है। मैं आपके जो सेकंड पेपर के जो मोस्टिंग दे रखी है मैंने आपको, उसके ऑब्जेक्ट भी और 2 यूनिट भी आपको दे चुकी हूँ। ये आज की इस वीडियो में आपको 3rd यूनिट पढ़ाने वाली हूँ। तो जो आपकी 3rd यूनिट है, 3rd यूनिट में आपको स्विट्ज़रलैंड का जो संविधान है उसके बारे में आपको पढ़ना है। क्लियर? तो चलिए पढ़ते हैं स्विट्ज़रलैंड का संविधान। तो इसमें आपको पढ़ना है कि इस संविधान में 4 अध्याय तथा 195 धाराएं हैं। अमेरिका के संविधान से अधिक लंबा है। क्या है ये? अधिक लंबा। ऑब्जेक्ट के लिए आप याद रखेंगे। इस संविधान में संसदात्मक तथा अध्यादेशात्मक दोनों प्रकार की क्या है, शासन व्यवस्थाओं के मूल गुणों की इसमें व्यवस्था है। गिनकर कर एक नई व्यवस्था को क्या दिया, इन्होंने जन्म दिया है। फिर है इसमें यह भारत की तरह यहाँ भी धर्म निरपेक्षता लागू की गई है। जो स्विट्ज़रलैंड का संविधान है वो 1998 में बनाया गया था तथा 1999 में क्या किया गया था, लागू किया था। इसमें क्या है, दोनों सदनों के बराबर अधिकार प्राप्त है। ये आप जितनी मैंने हेडिंग बताई है मैं आप उसको डिटेल में आपको मतलब बता रही हूँ, लेकिन अब मैंने जितने को मार्क किया आप ऑब्जेक्ट के लिए बिल्कुल याद रखेंगे इसको। क्लियर? चलिए, तो अब हमें पढ़नी है जो संविधान की आपकी विशेषताएं हैं स्विट्ज़रलैंड की, वो हम लोगों को पढ़नी है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया और अब भी बता रही हूँ कि आपको किसी भी देश का संविधान पढ़ना है उससे पहले आपको संविधान की क्या पढ़ना जरूरी है, विशेषताएं। तो जितनी आप विशेषताएं पढ़ते जाएंगे उतने ही आपके क्वेश्चन सॉल्व होते जाएंगे। क्या तो वही विशेषताओं से आपके लघु के क्वेश्चन निकल आते हैं, उसी से दीर्घ के आते हैं, या नॉर्मली वो विशेषताएं पूछ लेता है। तो इसलिए आपको क्या जरूरी है, विशेषताएं पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। याद रखिए आप लोग। तो आपकी पहली देखो विशेषता है निर्मित तथा लिखित संविधान, जो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ अमेरिका में। फिर आपको बताना है कठोर संविधान, अमेरिका के से थोड़ा कम है, याद रखिए आप लोग। फिर जो आपका प्राचीन गणराज्य है इसको आप थोड़ा समझ लो। तो जो यहाँ पे प्राचीन गणराज्य है आप इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे यूरोप देश थे या अपने भारत को ले लो, तो पहले क्या चलता था, राजाशाही चलता था, तानाशाही राज चलता था। लेकिन यहाँ पे स्विट्ज़रलैंड जो था तभी से जब अपने यहाँ राजा महाराजा की चल रही थी तो उनके यहाँ से पहले से ही वोट दिए जाते थे। जनता के बीच बैठ के वो लोग जाते थे कि आपको इन्हें वोट, हम ये काम कर रहे हैं, आपको पसंद है तो नहीं है। तो उस हिसाब से जनता के अनुसार वो लोग तब से चल रहे हैं। तो इसलिए हम लोग इसको क्या कहेंगे, प्राचीन गणराज्य, यानी लोकतांत्रिक राज था वहाँ का। आप समझ सकते हैं। इसलिए इस सबसे ये आप क्या लिखेंगे, प्राचीन गणराज्य। और आप उसमें जब ब्रिटेन का मैंने आपको पढ़ाया था तो उसमें मैंने बताया था सबसे प्राचीन संविधान। तो ये देखो आपका एक डिफरेंस भी हो गया और आपको ये याद भी रहेगा। क्लियर हो गया? अब आपको बताना है ये एक संघात्मक शासन प्रणाली। इसको हम थोड़ा डिटेल में बता रहे हैं, आप देख लो इधर। ये देखिए, तो ये जो मैंने आपको हेडिंग बताने जा रही, तो ये इस वाले जो पैराग्राफ संघीय सरकार से क्या है, इसमें 2-3 हेडिंग भी आपकी निकलती है और ये अलग से क्वेश्चन भी आता। आप लघु समझ लें या दीर्घ समझ लें, आता जरूर है। तो जो मैंने एक संघीय संघात्मक प्रणाली बताई, आप इसमें देख लो कि जो स्विट्ज़रलैंड में जो राष्ट्रपति, आरपी का मतलब मैंने बताया था आपको पहले भी, राष्ट्रपति में लिखती हूँ। तो इसका जो पद नहीं होता यहाँ पर, कहाँ पर, स्विट्ज़रलैंड में। और ना ही कैटायन, मतलब यहाँ पे राज्य को क्या बोलते हैं, कैटायन बोलते हैं यहाँ पे। तो क्या नहीं होता, राज्य का राज्यपाल नहीं होते। वहाँ पर क्या होता है, सिर्फ एक संघीय सरकार होती है। जैसा कि मैंने आपको यहाँ बताया, ये देखिए यहाँ लिखा ना, एक संघात्मक शासन प्रणाली। तो आपको इसमें लिखना है कि यहाँ पर संघात्मक शासन प्रणाली का मतलब जो इसकी शक्ति होती है पूरी, वो संघीय सरकार के पास होती है। तो ये आपकी हेडिंग कंप्लीट हो गई। तो पहले मैं उसी को पूरा कंप्लीट किए दे रही हूँ। तो आपकी जो हेडिंग थी एक संघात्मक वाली, वो तो मैंने बता दी, लेकिन आप पहले इसी को पढ़ लो। इससे क्या है, आपकी 2-3 हेडिंग सॉल्व होने वाली है, तो आपसे बन जाएंगी। फिर आपको बताना है कि जो संघीय सरकार की जो रचना होती है किसके द्वारा होती है, 7 सदस्यों द्वारा होती है। किसके द्वारा, 7 सदस्यों के द्वारा पूरी की जाती है।
इन सदस्यों का चुनाव जो है दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन में कराया जाता है। दोनों सदनों, जब मैंने आपको स्विट्जरलैंड का संविधान पढ़ाया था तो उसमें दो सदन बताए थे मैंने कि जो बराबर होते हैं। तो क्या होता है, जो दोनों सदन होते हैं उनके अधिवेशन में कराया जाता है ये चुनाव, 7 सदस्यों वाला। ठीक है। फिर है कि जो इन संघीय सरकार का जो कार्यकाल होता है कितने वर्ष का होता है, 4 साल का होता है। फिर इन सदस्यों में दोनों सदन अपनी संयुक्त अधिवेशन में एक को अध्यक्ष बनाते हैं और दूसरे को क्या बना देते हैं, उपाध्यक्ष चुन लेते हैं। तो 1 वर्ष के लिए वही स्विट्जरलैंड का जो राजमंडल का राष्ट्रपति जैसा कार्य करता है, और कोई भी व्यक्ति लगातार 2 वर्ष के लिए राष्ट्रपति नहीं बन सकता। राष्ट्रपति का मतलब वही संघीय सरकार नहीं बन सकता कि एक बार बन गया तो फिर दोबारा उसी को बना ले, ऐसा नहीं होता उनके यहाँ। पुनः 1 वर्ष के अंतराल में बन सकता है, जैसे वो इस साल बना फिर अगली साल नहीं बने, भला वो तीसरी साल बन जाए, लेकिन लगातार नहीं बन सकता। उनका कहने का मतलब ये है। ठीक है। फिर आपको बताना है कि अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष का चुनाव कौन करता है, वरिष्ठता के सिद्धांत का पालन करती है। तो आपको ये याद रखना है। तो इससे आपका क्या होगा, 2-3 जो हेडिंग जो आप विशेषताएं पढ़ रहे थे उसमें कंप्लीट होंगी। अब वो कैसे होंगी वो हम आपको बता रहे हैं। ये देखिए, तो मैंने आपको ये शासन प्रणाली बता दी। अब देखिए यहाँ पे जो है, फिर आपको बताना है जो कैटनों के लिए पृथक संविधान बनाया गया है। मैंने आपको कैटनों का मतलब क्या बताया था, राज्य बताया था। तो इनके लिए, राज्य के लिए क्या है, पृथक संविधान, मतलब अलग अलग संविधान है। जैसे अपने यहाँ से ही ले लो, अपने भारत से, कि अगर तमिलनाडु चलाओ, तमिलनाडु में साइड चले जाओ तो अलग है, इधर का अलग है, यूपी का अलग। तो ये लोग क्या करते हैं कि छोटे राज्य होते हैं जो अलग अलग, उनके लिए वो लोग अपना अलग अलग संविधान बनाए रहते हैं कि वो आप लोग अपना धर्म मानेंगे हर राज्य में, मतलब इस तरीके का रहता है। क्या होता है कि हर राज्य की अपनी अलग अलग प्रॉब्लम होती है, जैसे पहनावा ले लो, लैंग्वेज ले लो, शिक्षा ले लो, हर एक चीज़ से ही प्रॉब्लम होती है। तो वो लोग क्या करते हैं कि अपना अलग अलग संविधान ही बना लेते हैं कि कोई दिक्कत ही न जाए। आपको इसमें ये लिखना है। फिर आपको बताना है कि धर्मनिरपेक्ष राज्य। ठीक है। तो वो सभी धर्म को मानते हैं, कि वो ये नहीं कहते कि हमें इनका धर्म नहीं मानना, इस तरीके से आप इसमें लिख देंगे। फिर ये जो न्यायपालिका है, आप इसको समझ लो थोड़ा ध्यान से। तो आप न्यायपालिका में याद रखेंगे कि जो स्विट्जरलैंड की न्यायपालिका है, इन्होंने 2 प्रकार की न्यायपालिका की व्यवस्था की हुई, आप ऐसा मान सकते हो। इसमें क्या होता है कि जो इनकी 2 प्रकार की जो होती हैं, तो एक में तो ये प्रशासनिक कार्य होते हैं कि इनकी मतलब न्यायपालिका करेगी। फिर एक जो जनता के लिए होता है, जैसे आप हमें उदाहरण के लिए हम आपको बता रहे हैं कि किसी इंसान के ऊपर भ्रष्टाचारी का केस लगाओ और एक हो कि आपस में झगड़ा हो रहा है, मार कूट रहे, तो आप हमें खुद बताओ कि सबसे पहले क्या ज़रूरी है, भ्रष्टाचार वाला केस ज़रूरी है कि जो लड़ रहे हैं आपस में कि कहीं एक दूसरे को मार ना दें। तो जो ऐसा होता है कि जो इस तरीके के केस होते हैं, मार पिटाई वाले, किसी की जान ना चली जाए या कुछ हत्या है या मर्डर इस टाइप की, तो क्या होते हैं कि इसके लिए तुरंत सुनवाई है वहाँ पर। तो इससे भी क्या होता है, कार्यपालिका का भार भी कम होता। तो इन्होंने इस तरीके की व्यवस्था बनाई है। सॉरी, न्यायपालिका बोलना था, कार्यपालिका बोल गए थे। तो इससे न्यायपालिका क्या होता है, भार कम होता है। तो आपको इसमें 2 तरीके की याद रखना कि 2 तरीके की उन्होंने न्यायपालिका की व्यवस्था कर रखी है, और एग्जाम्पल के रूप में भी आप लिखना हो लिखें, नहीं लिखना हो तो ना लिखें। क्लियर। चलिए, आपकी जो नेक्स्ट हेडिंग है, आपको बताना है न्यायिक पुनर्विलोकन का जो अभाव है। मैं आपको पहले एग्जाम्पल से समझाती हूँ, फिर आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मैंने कृषि कानून का एक एग्जाम्पल दिया था, कल मैंने जो आपको यूनिट पढ़ाई थी उसमें भी दिया था, और आज भी समझा रही हूँ उसी से, कि सरकार द्वारा ये क्या किया गया था, कृषि कानून लाया गया था। तो किसानों को क्या था, ये पसंद नहीं आया था, न जनता को कह रहे थे कि ये सही नहीं है। तो क्या हुआ था कि वो लोग जब मान नहीं रहे थे, तो फिर न्यायालय बीच में आया और भी अन्य संस्थाएं आ जाती हैं बीच में। तो क्या हुआ था, इससे सरकार को ये जो नियम था वापस लेना पड़ा था। तो जो स्विट्जरलैंड है, यहाँ पे ऐसा नहीं होता। अब क्यों नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे जो भी नियम होता है जनता से पूछ कर ही किया जाता है। हाथ खड़े कर दिए जाते, वो लोग पूछ लेते कि आपको ऐसा करना है, तो वो लोग कह रहे थे हाँ करना, अगर नहीं हुआ तो, क्योंकि वहाँ पे जनमत संग्रह है, बात खत्म हो जाती है। क्लियर। तो वहाँ पे क्या होता है, हाथ खड़े कर दिए जाते। अगर हाथ खड़े नहीं, वो पूछे नहीं जनता से, अगर उन्होंने हाँ कह दिया तो हो जाता, और नहीं होता तो इससे अच्छी तो कोई भी। तो इसी में क्या होता, जो पुनर्विलोकन का क्या होता, अभाव होता है। क्लियर हो गया। अब आपको बतानी है अधिकारी की व्यवस्था। सॉरी, यहाँ पे अधिकार नहीं है, अधिकारों हैं, अधिकारों की व्यवस्था। आप दूसरे शब्दों में समझ सकते हैं, मौलिक अधिकार, जैसे होते बोलने की, अपने कहीं भी घूमने फिरने की, प्रेस रिपोर्ट, मतलब इस तरीके। लेकिन उनके यहाँ तो अपन लोगों के यहाँ से भी अच्छी व्यवस्था है। तो आपको ये याद रखना है कि अधिकारों की व्यवस्था, मौलिक अधिकार मत लीजिए, अधिकारों की व्यवस्था लिखना है आप लोगों को। क्लियर है। अब आपको बताना है यहाँ पर एक हेडिंग और है,
तो आपको ये वाली नेक्स्ट हेडिंग पढ़नी है कि संसदीयात्मक और अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था। या तो जब मैंने आपको ब्रिटेन की संविधान पढ़ाया था उसमें बताया था कि कैसी प्रणाली है वहाँ की, संसदीय, और जब यूएसए की बताई थी उसमें बताई थी अध्यक्षात्मक। तो यहाँ की जो व्यवस्था है ये दोनों प्रकार की हैं, तो आपको इसमें ये लिखना है। फिर आपको बताना है कि निराली व्यवस्थापिका, तो निराली कैसे, तो मैंने आपको याद हो तो मैं आपको इसमें बता रही, जो निराली व्यवस्थापिका है, मैं अपने इधर से एग्जाम्पल दे रही, जैसे अपने भारत में कितने सदन है, 2 सदन, कौन कौन से, लोकसभा और राज्यसभा। तो जो आपकी लोकसभा और राज्यसभा में पावर किसके पास होता है, लोकसभा के पास। क्यों, क्योंकि वो जनता द्वारा चुने जाते हैं। और अपने यहाँ लोकसभा का जो दल के सदस्य हैं वो कौन है, नरेंद्र मोदी। बहुमत दल का नेता कौन मतलब जो बहुमत दल का नेता कौन है अपने यहाँ पर, नरेंद्र मोदी। क्लियर है, आप न्यूज़ में भी सुनते रहते होंगे नरेंद्र मोदी, दिन भर वही तो आ रहा, सब न्यूज़ खोलोगे तो आपको नरेंद्र मोदी मिलेंगे। क्लियर है। अब बताएं, अब जो अपने यहाँ की तो इस, लेकिन जो स्विट्ज़रलैंड है वहाँ पे इस तरीके का नहीं है कि लोकसभा को ज़्यादा पावर है, राज्यसभा को नहीं है। तो और जैसे कि अपने यहाँ राज्यसभा को ज़्यादा पावर नहीं होती, लेकिन उनके यहाँ 2 सदन मैंने आपको बताए थे, तो उनके यहाँ बराबर अधिकार होते, इसलिए इसको क्या कहते हैं, निराली व्यवस्थापिका कहते हैं। इसको याद रहेगा आपको, इसमें आपको ये लिखना। अब आपकी नेक्स्ट हेडिंग है बहुल कार्यपालिका। क्लियर है, चलिए इसमें बताते हैं डिटेल आपको क्या लिखना है। तो आपको बहुल कार्यपालिका में ये लिखना है कि जब मैंने आपको संघीय सरकार पढ़ाया था तो उसमें बताया था मैंने कि उसमें 7 सदस्य होते हैं, जिनमें उनकी शक्ति 7 सदस्य के पास होती है, एक सदस्य के पास नहीं होती है। तो इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, बहुल कार्यपालिका। क्लियर हो गया। अब आपकी और भी 2-3 विशेषता है, वो और आप देख लो। अब आपको बताना है उदारवादी दर्शन पर आधारित। तो उदारवादी इस तरीके के, जैसे तानाशाही इस तरीके की यहाँ नीति, कट्टरवादी इस तरीके की नहीं है। जैसे आप समझिए कोई भी सूचकांक उठा लें, उसमें देखो सबसे शांति प्रिय देश कौन है, स्विट्जरलैंड आपको मिलेगा। सब कम अपराधी देश यही मिलेगा, और भ्रष्टाचारी भी आपको यहीं पे कम मिलेगा। बहुत प्यारा देश है आपको। इनका नंबर यहाँ तो आपको फर्स्ट में मिल जाएगा, फर्स्ट में ना मिलेगा तो सेकंड में, सेकंड ना मिलेगा तो थर्ड। बहुत ही ज़्यादा शांति प्रिय देश है, आपको मिलेगा। क्लियर। अब आपको बताना है प्रत्यक्ष प्रजातंत्र। अब इसमें आपके ऑब्जेक्ट भी निकलते हैं और इसमें आपको लिखना भी क्या है वो मैं आपको बता रही हूँ। तो अभी तक जितना मैंने आपको पढ़ा दिया संविधान और संविधान की जो विशेषताएं हैं, उसमें मैं आपको पहले बताती हूँ कि यहाँ से ऑब्जेक्ट किस किस तरीके से आते हैं। क्योंकि जो आपका पॉलिटी का फर्स्ट पेपर था उसमें मैंने फर्स्ट पेपर जो आपके पेपर पहले हो गया है उसमें मैंने जो आपको ऑब्जेक्ट सीरीज के भी करवाए थे, कुछ बीच से पढ़ाए थे। तो आपके सीरीज से नहीं आए, जो मैंने बीच से पढ़ाए थे, आपको बुकें याद हो मैंने पढ़ाई थी आपको पॉलिटी की में, तो बुक से आए हैं। इसलिए मैं अभी भी बता रही हूँ कि उनकी एग्जामिनर की गलती नहीं है कि आप लोग कहें कि सीरीज से नहीं आया तो क्यों नहीं बता। इसलिए मैं सीरीज का तो बताती हूँ, साथ में जो आपके क्वेश्चन आंसर से निकल के ऑब्जेक्ट आते हैं वो मैं ज़रूर बताती हूँ। तो आप प्लीज़ इसको छोड़िए नहीं कि हमें तो सीरीज से बस पढ़ना है, बीच के नहीं पढ़ना है। तो मैं बार बार आपको रिपीट कर रही हूँ कि ज़रूरी नहीं है वो आपको सीरीज से ही ऑब्जेक्ट दे। आपको जैसे मैं बता दूं आप ये बिल्कुल पर्सनली याद रखें, जैसे कि इसमें क्या निकलते हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। तो यहाँ वो पूछ लेता है, जैसे यहाँ पे प्राचीन गणराज्य, ये वाला ऑब्जेक्ट के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि प्राचीन गणराज्य कौन सा, सबसे प्राचीन गणराज्य, तो आपको बताना पड़ेगा स्विट्जरलैंड का। फिर बताया जाएगा कैटायनों के लिए पृथक संविधान कहाँ है, तो बताना पड़ेगा आपको। ये भी ऑब्जेक्ट जिसमें मैं टिक लगाती जा रही हूँ आप समझ जाए। फिर है भारत के अलावा धर्म निरपेक्ष राज्य कौन सा है, बताना पड़ेगा आपको स्विट्जरलैंड। फिर बताना है आपको कि जो संसदात्मक और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है वो कहाँ पे है, तो बताना पड़ेगा आपको स्विट्जरलैंड। एक और है यहाँ पे प्रत्यक्ष प्रजातंत्र, तो ये भी है आपका कहाँ, स्विट्जरलैंड में। क्लियर हो गया। तो ये थे आपके ऑब्जेक्ट और आपको ध्यान से पढ़ना भी है। तो जो मैंने अभी आपको ऑब्जेक्ट बताए हैं यही आप ऑब्जेक्ट बिल्कुल वेरी वेरी मोस्ट ही समझो, आपको याद करने हैं। अब जो मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ प्रत्यक्ष प्रजातंत्र, इसको आप 10-15 जितने स्टार लगाने हो आप लगा लो। इससे या तो ऑब्जेक्ट रखा मिलना है आपको या क्वेश्चन ही कह दो मिल जाए रखा। तो मैं इसको आपको विथ डिटेल से पढ़ा रही, कैसे पढ़ना है आपको वो देखो। तो जो मैंने आपको ये बताया कि जो प्रत्यक्ष प्रजातंत्र है, पहले आप इसकी क्वेश्चन देख लो कि क्वेश्चन कितने तरीके से आता है।
जैसे ये क्वेश्चन आएगा इस तरीके से कि प्रत्यक्ष प्रजातंत्र कोष्टक में लिखा मिलेगा या नहीं मिलेगा, या इसको ये भी कहते हैं प्रत्यक्ष लोकतंत्र की जन्मभूमि कहाँ है, या ये भी है कि प्रत्यक्ष प्रजातंत्र या प्रत्यक्ष लोकतंत्र की सफलता के कारण बताइए, या प्रत्यक्ष प्रजातंत्र की संस्था की विवेचना कीजिए, या प्रत्यक्ष लोकतंत्र के उपकरणों की विवेचना कीजिए, या प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का घर कहाँ है किसे कहते हैं, मतलब कुछ भी आ जाए, आपको पकड़ के क्या रखना है, सिर्फ प्रत्यक्ष प्रजातंत्र या प्रत्यक्ष लोकतंत्र आपको पकड़ के रखना है। क्लियर हो गया। तो ये क्वेश्चन कितने टाइप से मैंने आपको बताया, 5 टाइप से, या और भी आपको मिल जाए, सिर्फ आपको एक ही शब्द पकड़ के रखना है। तो अब इसका आंसर पढ़ते हैं। तो आपको प्रत्यक्ष प्रजातंत्र शासन किसे कहते हैं, पहले आप ये देख लो। प्रजातंत्र शासन जिसमें शासन किसी वर्ग विशेष में न रहकर सभी व्यक्ति तथा समाज में निहित रहते। ये होते कितने प्रकार के, पहले आप ये इंपॉर्टेंट है इसमें कि ये 2 प्रकार के होते हैं, अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र और प्रत्यक्ष प्रजातंत्र। तो अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र किसे कहते हैं, तो अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र में प्रतिनिधियों के माध्यम से जनता का शासन। जैसे आप ऐसा समझ लो एग्जाम्पल के रूप में कि जैसे, तो एग्जाम्पल के लिए आप ऐसा समझ लो कि जब पीएम का चुनाव होता है तो हम लोग डायरेक्ट, मतलब प्रधानमंत्री का जब चुनाव होता है तो हम डायरेक्ट प्रधानमंत्री को वोट देने थोड़ी जाते हैं, हम क्या करते हैं, सांसद को चुनते हैं। तो पूरे जब सांसद का चुनाव हो जाता है तो इकट्ठा होकर वो मतलब प्रधानमंत्री को चुनते हैं। तो क्या होता है कि उसमें जो सांसद काम करते हैं तो उसमें जनता का दखल नहीं होता है, ठीक है। तो ये क्या कहला जाएगा, अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र कहलाएगा। अब जो प्रत्यक्ष प्रजातंत्र क्या होता है वो हम आपको डिटेल में बता रहे हैं। तो अब देखिए, आपको बताना है ये प्रत्यक्ष प्रजातंत्र में कि उसी प्रकार जो प्रत्यक्ष प्रजातंत्र है, जनता विधि निर्माण व प्रशासन के लिए जो प्रतिनिधि ना चुनकर इन कार्यों में स्वयं पूरा करती है, उसे क्या कहते हैं हम, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र। मतलब जैसे अपने यहाँ चुनकर करते थे, मतलब अपने यहाँ कैसा चलता था, अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र। लेकिन जो स्विट्जरलैंड में ये बता रहे हैं कि यहाँ पे किसी वो जो जनता होती है जब शासन जाती है तो उनसे पूछते हैं कि हम ऐसा काम कर लें, मतलब वो जनता से पूछ कर करती है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था स्टार्ट में कि वो लोग जो भी काम करते हैं जनता से पूछ कर करते हैं, तो वो क्या कहलाया जाएगा, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र। जैसे वो काम करते हैं, कोई विधि निर्माण है या प्रशासन के लिए कोई प्रतिनिधि चुन रहा है, तो इन कार्यों में क्या करती है, वो जनता से पूछ कर करती है, इसलिए उनका क्या होता है, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र कहलाता है। और अपने भारत का कैसा है, अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र। क्लियर हो गया। तो आपको ये बिल्कुल अच्छी तरीके से याद रखना, ऑब्जेक्ट के लिए तो बिल्कुल याद रखना ही रखना है आपको। अब आगे देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है आपका। देखिए थोड़ी सा इसमें और लिखना पड़ेगा आपको डिटेल, कि जो स्विट्जरलैंड एक ऐसा देश है जिसमें प्रत्यक्ष प्रजातंत्र प्रचलित है, जो मैंने आपको अभी बताया है। इसके 2 प्रमुख कारण हैं। कैसा कि एक तो वो क्षेत्रफल तथा जनसंख्या दोनों में सीमित है, वहाँ पे जनसंख्या भी कम है और क्षेत्रफल वहाँ का बहुत छोटा है, जहाँ मतलब प्रत्यक्ष प्रजातंत्र मुमकिन है। भारत जैसे विशाल देश में यह प्रक्रिया असंभव, क्योंकि पता चला अपन लोगों के यहाँ जनता से पूछने गए, पता चला यही होता रह जाए। उनके यहाँ जनता बहुत कम है, नाम मात्र के बराबर है, तो इसलिए वो लोग ये प्रक्रिया कर लेते। लेकिन अपने भारत जैसे देशों में ये प्रक्रिया संभव नहीं है। तो आपको ये आप जानकारी समझ लो और लिखना, आपको याद तो वैसे ही हो जाएगी, ये बहुत छोटी छोटी चीज़ है। चलिए अब याद हो मैंने आपको जो ये संघीय सरकार बताया था, आप इसमें थोड़ी सी जानकारी और ऐड कर लो। ये देखो, ये आपको मैंने बता दिया था, इसमें आपको मैंने सिर्फ ये नहीं बताई थी इसके अध्यक्ष के बारे में, वो आप और सुन लो। तो आपको इसमें क्या देखना है, अध्यक्ष के कार्य और देख लें संघीय सरकार में। तो आपको इसमें क्या देखना है कि जो इनके कार्य होते हैं अध्यक्ष की, राजदूत की नियुक्ति करना, रक्षा का दायित्व, आक्रमण हमला, वित्तीय शक्ति, या किसी को अवार्ड देना हो या किसी की नियुक्ति करना हो, और जब देश में हमला हो तो उससे बचने के लिए शक्ति मतलब इस तरीके की इनके पास क्या होती, शक्तियाँ होती, मतलब सिद्धांतिक अधिकार होते। इससे क्या होता है, ये अध्यक्ष तानाशाही नहीं बन सकता। क्लियर है। इसके पास एक नॉर्मल मतलब इनके पास अधिकार नहीं होते, ये सिद्धांतिक अधिकार कहलाते, जिससे क्या होता है वो तानाशाही नहीं बन सकता। क्लियर हो गया। अब आपको बताना है यहाँ पे एक थोड़ी और इसकी जानकारी ले लो आप। सदन मैंने आपको बताया, भारत में आपको मैंने बताया थी कि लोकसभा और राज्यसभा होते हैं, तो ऐसे इनके थे प्रतिनिधि सभा और सीनेट सभा होती है। तो आप इसका थोड़ा देख लो, मैंने 5 यूनिट में इसका बहुत अच्छी तरीके से वर्णन किया, क्योंकि वहाँ पे इसकी ज़रूरत है। इसमें थोड़ा आप ये याद रख लो कि जो स्विट्जरलैंड के सदन है इसको प्रतिनिधि सभा और सीनेट सभा कहते हैं, मतलब यहाँ पे 2 माने जाते हैं, तो ये ऑब्जेक्ट में भी पूछ लिया जाता है, इसलिए आपको ये याद रखने हैं। फिर थोड़ा सा आप इसका वर्णन करेंगे कि स्विट्ज में एक ऐसा देश है जिसमें दोनों सदनों की क्या होती है, शक्ति बराबर। मैंने ये आपको ऑब्जेक्ट में भी बताया था जब मैं आपको विशेषताएं पढ़ा रही थी।
तो जो स्विस की कार्यपालिका की तरह स्विस व्यवस्थापिका भी संसार में अद्वितीय है। यह अपना कार्य संयुक्त बैठक में कर, मतलब इधर की जो चीज़ें सब निराली है, जैसे निराली व्यवस्थापिका, बहुलक कार्य, यहाँ पे ऐसा कहीं भी ऐसे देश में नहीं जैसे यहाँ की सुविधा है। तो ये क्या है, निराली व्यवस्थापिका है। तो आई होप आपको समझ में तो आ ही गया होगा जो मैंने आपको बताया। और आपको अभी भी थोड़ी डाउट हो कि मुझे नहीं समझ में आ रहा, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिए और वीडियो को शेयर करिए। और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और आप वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें। थैंक यू।